मतलब ये सारी चीजें अपने एरिया में available है। तो फिर मतलब गवर्नमेंट है, दोनों चीजें खानदेश एरिया में या तो फिर महाराष्ट्र में उसके लिए बहुत फेवरेबल है। रेशम की खेती करने के लिए मतलब मतलब type से वो जाता है। एक तो मलबेरी प्लांटेशन है और दूसरा बात है मतलब ककुन का प्रोडक्शन। दो स्वतंत्र मतलब स्टेजेस में रेशम की खेती की जाती है। तो मलबेरी प्लांटेशन के लिए आजकल एक अच्छी वैरायटी इस्तेमाल की जाती है। वो है मतलब वी वन करके उसका मतलब वैरायटी है। वो बहुत सारी जगह पे लिया जाता है, खानदेश में खास करके वी वन की मतलब जो वैरायटी है उसके लिए बहुत मतलब फेवरेबल है। उसके बाद मतलब यदि आपको 1 एकड़ की रेशम खेती करनी है तो 1 एकड़ का प्लांटेशन मलबेरी का आपको करना है। उसके लिए आप अलग अलग प्रकार का डिस्टेंस मतलब प्लांट टू प्लांट रख सकते हैं या तो फिर दो रोज में रख सकते हैं। जो हम रिकमेंड करते हैं वो 5x2 का है, मतलब आप 1 एकड़ में 5 फुट रो टू रो डिस्टेंस और दो प्लांट में 2 फीट मतलब 5x2 पे इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन लगाया तो 1 एकड़ की रेशम खेती करने के लिए आपको 80,000 के करीब मतलब मलबेरी प्लांटेशन का खर्चा आएगा। ये पहले स्टेज का खर्चा है। मतलब 1 एकड़ में 4,500 करीब प्लांट्स लगेंगे। वो मतलब ₹4 पर प्लांट और नर्सरी से लिया जाता है। उसके लिए थोड़ा सा मतलब फर्टिलाइजर भी लगता है। या तो फिर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस वो पकड़ के आपको 80,000 तक खर्चा ये मतलब मलबेरी प्लांटेशन का मतलब आपको आता है। उसके बाद यदि 3-4 महीने आपने मलबेरी को अच्छा पानी दे दिया, उसकी हाइट बढ़ गई, तो एक बार कटिंग करके फिर बैच लेने के बारे में सोचा जाता है। और आपको यदि रेशम की बैच लेनी हो तो आपको फिर शेड लगता है। गवर्नमेंट नॉर्म के अनुसार शेड की जो चौड़ाई है वो 22 फीट 22 फीट की है और लंबाई करीबन 60 फीट की है। मतलब 22 बाय 60 फीट का आपको शेड लगेगा। और गवर्नमेंट सब्सिडी यदि आपको लेनी है तो उसके लिए कुछ नॉर्म उसमें कहे गए हैं। 22 बाय 60 का आपको शेड होना। 4 फीट की मतलब दीवार बनानी है 4 फीट की। ऊपर का जो हिस्सा है उसके लिए आपको फिर जाली लगानी है। और जो शेड की सेंटर की हाइट है वो आपको करीबन 13 फीट की रखनी है। साइड की जो हाइट है 11 फीट की रखनी है। ये गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म है। और सारे जो किसान हैं मतलब फसल लगाने के बाद सब्सिडी के बारे में ही सोचते हैं। एमआरईजीएस की जो स्कीम है उसमें भी इसके लिए सब्सिडी है 4 लाख के करीब। और जो सिल्क फीस रहता है मतलब रेसिम संचालनालय अलग अलग जगह पे है, उसकी स्टेट गवर्नमेंट की भी सब्सिडी उसको मतलब मलबेरी प्लांटेशन के लिए 50,000 के करीब है एवरेजली। SC ST कैटेगरी के लिए थोड़ा 10,000 ज्यादा है और अदर कैटेगरी के लिए कम है। मतलब 50,000 लगाने के मिलते हैं और 2.5 लाख आपको शेड बनाने के लिए ये मतलब शेड बनाने के लिए सब्सिडी मिलती है। मतलब जब आप 3-4 महीने का क्रॉप होता है तो फिर आपको शेड बांधना है। और इसका जो मतलब यदि गवर्नमेंट सब्सिडी आपको लेना है तो उसके लिए पहले आपको करना पड़ता है और फिर बाद में उनके कुछ अधिकारी आके फिर स्पॉट पे आके उसका वेरिफिकेशन करके बाकी आपकी फाइल आगे जाती है। मतलब जो भी आप 4 लाख का खर्चा 1 एकड़ के लिए कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट आपको फुल्ली सब्सिडी भी देती है। ये बात रेशम खेती में बहुत बढ़िया है। मतलब आपने शेड बांध दिया तो उसके बाद उसकी जो प्रोसीजर रहती है यदि प्रेजेंटेशन चलता तो हर एक चीज आपको मतलब समझ में आ जाती। आपने 1 एकड़ का मलबेरी का प्लांटेशन कर लिया, उसके बाद शेड बांध दिया। तो आप उसके लिए मतलब अंडी पुंज बोलते हैं, एग्स जो रहते हैं ना मतलब सेरिकल ये सेरी के एग जो रहते हैं उसका बुकिंग आप करते हो। 1 एकड़ की खेती में आप 100 अंडी पुंज उसको बुक करके फिर आगे की प्रक्रिया या तो फिर आगे की बैच आप ये सेरिकल्चर फार्मिंग में लेते हैं। जो बैच लेने का अवधि है
कम से कम 25 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन, मतलब महीने में आप सेरीकल्चर की एक बैच लेते हो। आपने 1 एकड़ का पाला उगाया है, मतलब मलबेरी का, और उसके ऊपर 100 एग्स मासेस की यदि आपने बैच ली है तो वो आगे मतलब 1 महीने तक चलेंगी। उसके बाद फिर आपको वो ककून्स मिलेंगे। तो करीबन आपने समझो 100 एग्स मासेस की बैच ले ली, तो आपको कम से कम 70 किलो और ज्यादा से ज्यादा 100 केजी तक प्रोडक्शन वो ककून्स का मिलता है। मतलब 1 एकड़ की रेशम खेती 1 महीने में यदि 80 केजी आ जाए और आपको 500 का रेट मिल जाए तो आपको 40,000 रुपीज मिल जाते हैं। और 1 एकड़ की रेशम की खेती है, मतलब उसका जो पूरा मतलब मलबेरी का पाला आपने यूज कर लिया, तो उसके बाद 1 महीने का गैप जाता है और फिर मलबेरी बढ़ती है। उसके बाद आप दूसरी बैच लेते हो। तो ऐसी महीने में साल भर में आप अल्टरनेट महीने में कम से कम 6 बैचेस आप मलबेरी के ककून प्रोडक्शन के ले सकते हैं। मतलब आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि यदि 1 एकड़ का मलबेरी प्लांटेशन कर लिया, 4 लाख रुपए उसके लिए खर्चे कर दिए, और आप ईयरली 5 या 6 बैचेस यदि लेते हैं, तो आप कम से कम 400 केजी के करीब आप ककून्स निकाल सकते हैं। और आज का रेट तो उसका 600-700 रुपए केजी के ऊपर ही जा रहा। तो आप कम से कम 1.5 लाख के करीब आप 1 एकड़ से मतलब उसका जो इनकम है वो पा सकते हैं। और इसमें थोड़ा पहले ही बात हो चुकी है कि उसके लिए स्किल की जरूरत है। यदि 2-3 बैच किसान लेता है, उसमें सीखता है, तो वो फिर आगे चल के उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके लिए कुछ मतलब थोड़ा सा पेस्ट डिसीज के बारे में भी जानकारी लेनी होती है। कभी कभी एक आध बैच में यदि फ्लेचेरी नाम का डिसीज बढ़ गया, तो कभी कभी बैच मतलब कोलैप्स होने की चांसेस भी उसमें रहते हैं। लेकिन जैसा जैसा स्किल उसको आ जाता है, तो उस तरीके से वो आगे बढ़ता है। तो आपको बताने में खुशी हो रही, क्या 2018 से शुरू हुआ जो सब्जेक्ट है, 2-3 साल उसका अध्ययन करके अभी नंदुरबार में एक अच्छा बिजनेस करके ये रेशम की खेती अभी सेट हुई है। मतलब कम से कम 100 फार्मर्स उसमें से अभी अच्छी कमाई नंदुरबार में कर रहे हैं। यह नंदुरबार का देख के बगल में ही धुले का डिस्ट्रिक्ट है, वो भी लोग हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आते हैं, जानकारी लेते हैं। और वो भी अभी निजामपुर एरिया है, साकरी एरिया है, नंदुरबार के 4 तहसील में ये बिजनेस अभी अच्छा चल रहा है। मतलब है अक्कलकुआ है, तलोदा है, नंदुरबार है और शहादा है। ये 4 तहसील में ये बिजनेस अभी अच्छी तरीके से चल रहा है। उसमें 2-3 मतलब जो बातें हैं, थोड़ा प्राइमरी जो खर्चा ज्यादा लगता है, तो उसमें ट्राइबल फार्मर कभी कभी सादा सेड करके भी इसमें आगे जाता है। मतलब समझो 2.5 लाख का सेड करना है, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं रहता है। तो वो पहले क्या करते हैं, वो सादा सेडनेट का हाउस बना के उसमें भी कुछ लोग ककून का प्रोडक्शन मतलब करते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो अच्छी तरह से चल रहा है। और ये अपने खानदेश एरिया के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि अपना कॉटन डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट है नंदुरबार का। तो 1/3 एरिया अंडर कॉटन है, मतलब 1/3 हिस्सा क्रॉप का वो पूरा कॉटन ही लगाया जाता है। तो कॉटन का प्रॉफिट मैंने पहले जैसे आपको बताया 20 से लेके खूब बहुत बढ़िया रहा, तो 40,000 के ज्यादा नहीं जाता है। तो उसके लिए तो नहीं करेंगे, लेकिन जो जिनको कुछ नया करना है उनके लिए ये रेशम की खेती मतलब बहुत ही बढ़िया है। पिछले साल हमने जो नंदुरबार के एरिया में जो जो रेशम खेती करते हैं उनका थोड़ा सा सर्वे किया था। मतलब करीबन 80 फार्मर उसमें थे। कम से कम वो 4 बैचेस लेते हैं। एक बैच में 80 केजी ककून्स निकालते हैं, यानी 320 केजी ककून्स पर ईयर एक फार्मर निकालता है। और जो एवरेज रेट मिल रहा है वो करीबन 500 का है। मतलब 3D मल्टीप्लाई बाय 500 कर दिए तो भी 1,60,000 1,50,000 के करीब ककून्स वो बेचते हैं। और आपको जैसे बताया उसका जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज्यादा है।
और बाकी बैच लेने का जो कॉस्ट है, एक बैच वो महीने का जो लेता है, यदि घर का वो मतलब घर का आदमी काम करता है तो उसके लिए 2-3 हजार में पूरी बैच निकल जाती है। लेकिन इसका मतलब बैच लेने का उनका जो खर्चा है वो बहुत ही कम है। और 1,20,000 1,30,000 के करीब मतलब इनकम ये बिजनेस से उनको मिल रहा है। थोड़ा पावर पॉइंट में थोड़ा दिक्कत था, तो आपको ये सब्जेक्ट समझाने की कोशिश की। बड़ा अच्छा मतलब ये सेट खानदेश एरिया में अभी हो रहा है। थैंक यू पद्माकर सर। जैसे कि आपने बताया कि फार्मर्स के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ अगर आप रुक सकते हो तो फिर हम पहले मैम का सुन के फिर क्वेश्चन आंसर लेते, या फिर आपको अगर कोई दिक्कत हो तो पहले क्वेश्चन आंसर लेके आप हाँ, तो आप। कुछ क्वेश्चंस है तो फिर पूछ ले तो अच्छा होगा। यस सर। मेरे मन में एक ही है कि एक एज अ फार्मर कि जैसे आपने कहा कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए और दूसरा स्किल। तो अगर समझो एक आधा फार्मर है उसने शुरू किया, तो उसे ये सब कवर करने में। और दूसरा एक चीज है कि व्हाट अबाउट द सेलिंग कॉस्ट, मतलब मार्केट अवेलेबल है क्या, मतलब बाय बैक करने वाली कंपनीज है क्या, ये सारा वो पूछना था उसके बारे में। थोड़ा उसके बारे में मैं थोड़ा हिस्ट्री बताऊंगा। सेरीकल्चर बिजनेस ये कोई नई बात नहीं है। मतलब 90 के दशक में ऐसा कहा जाता है, क्या नंदुरबार में भी बहुत सारे लोग सेरीकल्चर करते थे। लेकिन आपको सबको पता है, उस टाइम पे उसको मार्केट खाली और रामनगर करके था बेंगलोर के पास। तो अभी मार्केट अपने को महाराष्ट्र में जालना है, बीड़ है, मतलब वो जगह पे अभी मार्केट खुला मार्केट है। मतलब वहाँ पे बोली लगाई जाती है, उसमें कुछ अलग चीजें नहीं होती है, तो अच्छा मार्केट अपने नजदीक बन गया। और दूसरी बात, जब वो लोग पहले खेती करते थे तब इतना सोशल मीडिया और ये इतना एक्टिव नहीं था। और तीसरी बात, वो उस टाइम पे V1 नाम की जो इसकी वैरायटी है मलबेरी की, वो भी नहीं थी। मतलब छोटे पत्ते वाली वैरायटी उस वक्त थी। ये 2-3 बातें यदि ध्यान में रखी तो फिर वो 90 के दशक में होने वाली रेशम खेती और आज की रेशम खेती बहुत फर्क है। और जो मार्केट के बारे में कह रहे अभी किसान, एक तो इसके मतलब लॉट के तहत ली जाती है। समझो 10 फार्मर है, वो 1 तारीख की बैच बुक करते हैं या तो फिर 15 तारीख की बुक करते हैं। 10 किसान है, वन टाइम लेते हैं वो। मतलब ये बिजनेस में ऐसा है, महीने में 2 बार वो अंडी पुंज मिलता है ना, तो वो मतलब 2 बार लेते हैं, 1 तारीख या 15 तारीख। ग्रुप में होने की वजह समझो 10 लोगों का निकल आया तो वो एक गाड़ी करके रात को निकल गए तो सुबह वो जालना में बेच के निकल आते हैं। मतलब पहले जैसा रामनगर वगैरह जाना नहीं पड़ता है। खानदेश में अभी भी उसका मार्केट नहीं है, लेकिन पहले के बदले अभी मतलब जालना वगैरह ये अपने को नजदीक है। मतलब 24 आवर्स में आदमी जाके बेच के कैश पैसे लेके फिर अपने घर आ सकता है। तो मार्केटिंग भी बड़ा अच्छा है। और जब हम बात करते हैं कुछ मर्चेंट्स के साथ, तो वो कहते हैं जब आपकी तरफ वो 400-500 एकड़ यदि मलबेरी हो जाएंगी, तो हमारे 2-4 आदमी आपके डिस्ट्रिक्ट में आके भी खरीदी कर सकते हैं। मतलब ये बड़ी बात आगे चल के होने वाली है। जब इसको बढ़ावा मिलेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, तो फिर मर्चेंट्स यहाँ आके भी वो खरीदारी कर सकते हैं। थैंक यू पद्माकर सर जी। और किसी को, राजेंद्र सर या करंके सर, आपको सर से कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो। प्रणाली मैम, आपको भी अगर कुछ पूछना होगा, या फिर किसी के क्वेश्चन नहीं हो गए तो हम फिर प्रणाली मैम को सुनते हैं। आई थिंक कोई अनम्यूट नहीं कर रहा है, तो ओके मैं। ओके। हाँ बोलिए करंके सर। हेलो। हाँ बोलिए सर।
मॅडमचा परिचय करून देऊ आता. यस सर, यस सर. हा. आजच्या वेबिनारच्या दुसऱ्या मार्गदर्शक म्हणून आदरणीय प्रणाली गिरीश राऊत. पर्यावरण हा त्यांचा जीवन जगण्याचा एक प्राण आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून ते शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ, कायदेमंडळांना पर्यावरण विषयक ज्ञान देणारे अनेक शेकडो व्याख्याने दिलेली आहेत. या व्याख्यानातून त्यांनी स्पष्ट केलंय की पर्यावरण जर नसेल तर मानवी जीवन हे धोक्यात कसं येऊ शकतं. यासाठी त्यांनी TV 9 वरती, IBN लोकमत, जय महाराष्ट्र, सह्याद्री वाहिनी अशा विविध वाहिन्यांवरती त्यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून त्यांनी मुलाखती दिल्या आहेत. आणि या सगळ्या मुलाखतींचा जर सार पाहिल्यानंतर पर्यावरण समस्या ही त्यांनी ठामपणे मांडली आहेत. ते स्वतः शेतकरी असल्यामुळे वाढत्या जागतिक तापमान वाढीवर उपाय काय आहे, यासाठी त्यांनी नैसर्गिक शेती कशी करावी यासाठी हातात चरखा घेतला व ते स्वतः शिकले. सेव्ह लाईफ अँड अर्थ मुव्हमेंट या संघटनेद्वारे मातीची घरे कशी बांधावी, त्याच्यातून तापमानावर राहण्याचा कसा परिणाम होतो यासाठी त्यांनी प्रत्यक्ष प्रशिक्षणही घेतलं आणि दुसऱ्यांना पण दिलेले आहेत. एवढेच नव्हे तर निसर्गाचा नाश करणारे अनेक असे शासकीय प्रकल्प ज्यावेळी येतात आणि माणसांना जगण्यातून उठवण्याचा ज्यावेळी प्रयत्न केला जातो त्यावेळी तो रद्द करण्यासाठी अनेक चळवळींमध्ये त्यांनी सहभाग घेतला आहे. आणि या सहभागातून त्यांनी सिद्ध करून दाखवलं आहे की जागतिक तापमान आणि नदी या अनेक समस्या आहेत, याच्यावर त्यांनी महत्वपूर्ण पुरावा दिलेला आहे. आणि म्हणूनच आजचा विषय त्यांनी नद्या आणि तापमान जी समस्या आहे याबद्दल आता आपण असं करणार आहे. आणि म्हणून मी आदरणीय प्रणाली मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी आजचं पुष्प गुंफावं. धन्यवाद CS बेरांके सर. मॅम अनम्यूट करून बोल रहा हूं. नमस्कार. इथे आता जे आहेत सगळे उपस्थित